हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं, आज भी उसी के भांति चालू हो गया है क्विज। और आज जो मेरा चलने वाला है वह घटना चक्र के इतिहास के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक, आइए फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने बाबू? बुद्ध ने, यानी गौतम बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्षणिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने, यानी बौद्ध दर्शन से संबंधित है। या किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारमिता शब्द, देखिए, भारत के संस्कृति के इतिहास में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है बाबू? तो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ हो, यही इसकी क्या है? शब्द का विवरण है। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ हो। ठीक है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी तो बुद्ध की। यानी भारत में सबसे पहले किस मानव की प्रतिमा को पूजा गया था? तो भगवान बुद्ध की। किसका? भगवान बुद्ध की, याद रखना। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? यानी मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने। यानी बौद्ध धर्म के लोगों ने क्या किया था कि मूर्ति पूजन का नींव रखा था। समझ में आ गया क्या कि मूर्ति पूजा का नींव किसने रखा था बाबू? तो बौद्ध धर्म के लोगों ने। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। यानी कनिष्क जो राजा था उसके युग में, यानी उसके शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला था। इससे 3 क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले किस मानव की प्रतिमा को पूजा गया था? तो गौतम बुद्ध के। ठीक है, मूर्ति पूजा की नींव किसने रखा था भारत में? तो बौद्ध धर्म के लोगों ने। अच्छा जी, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था? तो कनिष्क के शासनकाल में। नहीं, अब बताइए, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अश्वघोष कौन थे बाबू? तो प्रथम बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष। अच्छा सर, दूसरा बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबकमीर। तीसरा का अगर पूछेगा कि तीसरा बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीसवें। ठीक है, अगर सर बात करें कि चौथा के कौन था? तो वसुमित्र। और पांचवा के कहेगा तो वेनसांग। कौन था? वेनसांग अध्यक्ष थे। ठीक, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। दूसरा का आयोजन वैशाली में। तीसरा का आयोजन पाटलिपुत्र में। चौथा का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। और पांचवा के कनौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। अच्छा सर, अब प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? कालाशोक, आजाद शत्रु। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु। उसके बाद में दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क, और पांचवा कहेगा तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। खुद ही कहते हैं भारत में 4 जगह हर 12वें वर्ष पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कौन कौन जगह है बाबू? तो प्रयागराज, यानी इसको इलाहाबाद कहते थे पहले, और प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, और उसके बाद एक उज्जैन। कहाँ पर? उज्जैन। ये 4 जगह है भारत में। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तब कुषाण काल में। किसमें बाबू? कुषाण काल में। यानी बुद्ध की एकदम खड़ा प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। अब सर कुषाण काल को देखकर क्या ख्याल आया? तो कुषाण काल में ही शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। सोने के सिक्के जारी किए गए थे गुप्त युग में, गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में? कुषाण काल में। ठीक है। अच्छा सर, अगर बात करें कि भारत में शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? सतवाहन वंश ने। किसने? सतवाहन वंश ने। अगर कहेगा कि भारतवर्ष में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु से बनी थी प्राचीन मुद्रा? तो तांबा और चांदी, 2 ऐसे धातु थे जिसका सर्वाधिक मात्रा में मुद्रा में उपयोग किया गया है। ठीक है, कोई डाउट? आइए, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है।
तो गुप्त काल से। यानी भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। अब सुनिएगा ये मामला क्या है सर। तो देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित की गई है किस काल के बाबू? तो गुप्त काल के। अभी बताया किस काल की है? गुप्त काल के। ठीक है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा शैली किस शैली में प्राप्त की गई है? तो देखिए, बुद्ध की प्राचीनतम जो शैली है ना, वह किस शैली में प्रस्तुत की गई है बाबू? तो गांधार कला को देते हैं। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। यानी कहने का मतलब बाबू कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, कहिए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में? कुषाण काल में बना था। और बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा शैली किस काल में प्राप्त हुआ है? तो किस काल में? गांधार और मथुरा कला शैली में। जैन धर्म के संस्थापक कौन है बाबू? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? ऋषभदेव। ठीक। अच्छा सर, जैन धर्म के प्रथम गुरु जो ऋषभदेव थे ना, इनका प्रतीक क्या था? बैल। क्या था? वृषण या बैल? वृषण या बैल नहीं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह था। अब सर, जैन धर्म की अगर बात करें कि 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प। क्या था? सांप। खुद ही कहते। महावीर जैन, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? 24वें गुरु महावीर जो जैन थे, इनका प्रतीक चिन्ह बताइए। कि महावीर स्वामी के सिंह। क्या था? सिंह। खुद ही कहते। यानी जैन जो थे ना, महावीर स्वामी जैन, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। और यह 24वें गुरु थे। कौन से गुरु बाबू? 24वें गुरु। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो वाराणसी से। यानी जो 23वें गुरु जो थे ना जैन धर्म के, कौन? पार्श्वनाथ। वह कहाँ से रहते थे? कहाँ के रहने वाले थे बाबू? वाराणसी में जन्म हुआ था। मोदी जी अभी कहाँ से सांसद हैं? वाराणसी से। वाराणसी को घाटों और मंदिरों और घाटों का नगरी कहा जाता है। ठीक है। किसको? बाबा विश्वनाथ के मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। सुनिए, आदिनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वृषभ। क्या है? वृषभ। मलिनाथ जल कलश। मलिनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? जल कलश। पार्श्वनाथ के सर्प। और शंभवनाथ अश्व। शंभवनाथ के अश्व। अजितनाथ हाथी। अजितनाथ हाथी। खुद ही कहते। आइए, पार्श्वनाथ के प्रतीक सर्प, आदिनाथ के वृषभ, महावीर के सिंह और शांतिनाथ के हिरण। शांतिनाथ के हिरण। ठीक है। बताइए, वासु पूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थकर थे। इसको निर्माण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। यानी वासु पूज्य के जो जैन धर्म के 12वें गुरु थे बाबू, इनका निर्माण कहाँ हुआ था? यानी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो चंपापुरी में। कहाँ पर? चंपापुरी में। ठीक है। बताइए, शंभवनाथ किस स्थल से संबंधित थे बाबू? श्रावस्ती से रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? श्रावस्ती के। ठीक है। जैन संस्थापकों को तीर्थकर। देखिए, जैन संस्थापकों को तीर्थकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। यानी जैन जो संस्थापक थे उसको तीर्थकर कहा गया है, और जबकि जैन महात्माओं को क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ कहा गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत है? 540 ईसा पूर्व में और 468 ईसा पूर्व में। कुंडलवन जन्म स्थल है किसका बाबू? कुंडलवन। कुंडलपुर जन्म स्थल है तो महावीर स्वामी का। ठीक है। आइए,
कुंडग्राम को ही कुंडलपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। कहाँ पर बाबू? पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तीर्थकर शब्द संबंधित है, बताइए किससे? तो जैन धर्म से। याद रखिएगा, तीर्थकर शब्द कहेगा कि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म में, जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थकर कहा जाता था, और जबकि महाआत्माओं को क्या कहा जाता था? जबकि आत्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ नहीं। अब देखिए, तो तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि पावापुरी में महावीर का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो बताइए कि पावापुरी किस राज्य में स्थित है? बिहार में। बिहार के किस जिला में स्थित है? नालंदा जिला में। कहाँ पर? नालंदा जिला में। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम कौन थे? तो महावीर। और शुरू के कौन थे? ऋषभदेव। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी, संभवनाथ। तो संभवनाथ तो है कौन? अश्व, इनका प्रतीक चिन्ह। ठीक है। देख, नाथ मुनि नहीं थे, नाथ मुनि नेमी थे, चंद्र प्रभु थे, संभवनाथ थे, लेकिन नाथ मुनि नहीं थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है कौन बाबू? तो जैन। यानी प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है किसका? तो जैन धर्म के तीर्थ स्थल कौन है? प्रभास गिरी। कौन है बाबू? प्रभास गिरी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। क्या है? कैवल्य। यानी जैन धर्म में अगर आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा ना, तब आपको कहा जाएगा कि कैवल्य है। क्या है? कैवल्य है। कोई दिक्कत है? अच्छा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय हुआ था? यानी महावीर जो स्वामी थे उनको किस नदी के बाबू? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग साइंस चालू करते हैं। साइंस में कौन पढ़ाई होगा? बायोलॉजी। आइए, ज्ञानेंद्रिया। कौन सा? ज्ञानेंद्रियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या चीज़? ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया कब होता है? 5 गो। ज्ञानेंद्रिया कहते हैं उसको बाबू जिसको आपको टच करके महसूस कर सकते हैं, या बिना छुए आप, जिससे आपको फील हो, महसूस हो। आँख से आप देख रहे हैं तो आप फील कर रहे हैं नहीं। जैसे आँख हो गया, कान हो गया, सुन के आदमी कोई चीज़ जान जाता है। आँख हो गया, देख के जान जाता है। सर, नाक हो गया, सूंघ के जान जाता है। और त्वचा हो गया, छू कर आदमी जान जाता है, या कोई टच करता है तो जान जाता है। ठीक है। अगर जीभ के बात करें तो स्वाद लेकर चख कर आदमी नहीं चिखता है। बाप रे बाप, ठंडा लगा था, ठंडा कह रहे हैं कि तीता मीठा, ये सब ना ठंडों का भी पता चलता है कि ठंडा है, काफ़ी कोल्ड है, इट इज़ टू कोल्ड। या आइए दोस्त, थोड़ा बहुत इंग्लिश को खींच देते हैं। आइए, आँख आपकी लगती है। चलिए, तो त्वचा हो गया और जीभ हो गया, ये सब क्या है? तो ज्ञानेंद्रिय है। अब सर, आँख के बारे में पहला ज्ञानेंद्रिय कौन हो गया? आँख। इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं कि पहला ज्ञानेंद्रिय के बारे में। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, आँख के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो मानव नेत्र किस लेंस के भांति बिहेव करता है बाबू? व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस के भांति। यानी मानव नेत्र उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करता है। हमारे नेत्र में कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और क्या सर? तो और क्या होता है? तो रेटिना पर तो प्रतिबिंब बन जाता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा। वास्तविक है और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है नेत्र पर, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक वाला भाग यानी चमकीला वाला भाग आँखों का लेंस होता है। यानी मानव के जो आँख होता है, या आँख के कौन से भाग का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, यानी सर्वाधिक चमकीला होता है बाबू, तो वह कौन सा भाग होता है बाबू? तो लेंस होता है। यानी आँख का जो लेंस है ना, यह सबसे चमकीला होता
है। जब लेंस पर मांस की पतली परत छा जाती है तो उसको मोतियाबिंद कहते हैं। इसी लेंस पर अगर पतली परत छा जाएगी ना तो इसको क्या कहेंगे? मोतियाबिंद कहते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं बाबू? मोतियाबिंद कहते हैं। आँखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। आँख के ही ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहा जाता है। नेत्रदान के समय कॉर्निया का दान किया जाता है, यानी नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया में ही। अब बताइए आप लोग कि नेत्रदान कितने जैसे डेथ होने के कितने समय, मृत्यु के कितने समय तक कॉर्निया दान दिया जा सकता है? तो नहीं, एग्जैक्ट आंसर बताइए। ठीक है, नेत्रदान कितने समय बाद किया जाएगा? ठीक है, तो सवाल क्या था कि आँख को यानी कॉर्निया जो भाग था उसको कितने समय के भीतर डोनेट कर देना चाहिए? तो मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आपका क्या कर देना चाहिए? आँख के कॉर्निया भाग को डोनेट कर देना चाहिए। ठीक, उस व्यक्ति के जो डेथ बॉडी है उसे निकाल देना चाहिए। और उसको कितने समय तक लगा देना चाहिए नेक्स्ट आँख में? तो उसको 4 दिन, 4 दिन के भीतर उसको उपयोग में लाना होगा। जो आँख निकला उसको 4 दिन के भीतर किसी न किसी आदमी में उसको उपयोग करना है। सर, आँखों का पिछला भाग क्या कहलाता है? आँख के सबसे पिछला भाग क्या कहलाता है? रेटिना। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ही, यानी रेटिना पर ही क्या बनता है बाबू? प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। परितारिका क्या होता है? तो आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है बाबू? परितारिका। यानी हमारे आँख में जा रहा है ना प्रकाश, इसका नियंत्रण कौन करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। अधिक तीव्रता का प्रकाश आने पर यह सिकुड़ जाता है, यानी परितारिका जो है इसको आइरिस कहते हैं। यह अधिक प्रकाश आएगा तो सिकुड़ जाता है। यह 3 रंगों का हो सकता है, काला, नीला और भूरा। जो आँख होता है ना आपका, कहते हैं ना ये जो आँख काला काला, ठीक है, अब भूरा भूरा और नीला नीला, ठीक है। तो किसी का नीला होता है, जैसे ऐश्वर्या राय का आँख कैसा है बबुआ? तो नीला है, नीली नीली आँखियों पर, ठीक है। हाँ, तो नीली है। एक होता है भूरा, एक होता है काला। 3 ही तरह के परितारिका का रंग पाया जाता है। इसीलिए 3 गो आँखिया किस्म के देखे होंगे, एगो भूरका आँखिया वाला, एगो काला। अगर भारत में पूछे कि मोस्टली किस में होता है तो काला, उसके बाद कौन होता है? तो भूरा। और सबसे सर अगर बात करें कि रेयर केस में किस में होता है तो नीला, बहुत आदमी, कम आदमी में होता है। समझ में आया क्या? तो परितारिका क्या करता है? आंख में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण करता है। पुतली, पुपिली, यह क्या करता है कि आइरिस के बीच में होता है, यानी आइरिस कहने का मतलब बाबू परितारिका, परितारिका के बीच में ही पुतली होता है। और पुतली का रंग काला होता है। इसका रंग कैसा होता है? इसी के रास्ते में प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है, यानी पुतली के होकर ही आँख क्या करता है? आँखों में प्रकाश प्रवेश करता है, पुतली होकर। यहाँ पुतली परितारिका के बीच में होता ना। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? चलिए दोस्त, अब हम लोग बढ़ते हैं स्क्लेरेला। क्या चीज़? स्क्लेरेला, यानी आँखों का बाहर दिखने वाला सफ़ेद भाग को ही क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। आँख के बाहर जो सफ़ेद भाग है दिखाई देता है ना बगलवा में, यही स्क्लेरा कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी को श्वेत पटल कहते हैं। नहीं, कौन पटल? कोई दिक्कत है? अब देखिए, रेटिना के पीछे प्रकाशिक तंतु निकली होती है। रेटिना के बबुआ पीछावा प्रकाशिक तंतु निकला होता है जो दृष्टि को मस्तिष्क के कार्पोरा तक ले जाती हैं, जो दृष्टि के मस्तिष्क के कार्पोरा तक ले जाती है। अब कार्पोरा का सर क्या काम है? तो यह देखने और क्या करने, क्या देखने और समझने का कार्य कौन करता है बाबू? तो कार्पोरा। नहीं, देखने और सूंघने का, यदि कार्पोरा देखने और क्या करने में काम आता है? मस्तिष्क का जो कार्पोरा होता है ना, तो यह देखने तथा सुनने में मदद करता है। कार्पोरा क्या करता है? देखने तथा सुनने में मदद करता
है। तो श्वेत पटल को स्क्लेरा कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में श्वेत पटल। रेटिना के पीछे प्रकाशिक तंतु होती है जो दृष्टि को मस्तिष्क के कारपोरा तक ले जाती है। प्रकाशिक तंतु दो प्रकार के होती है, एक शंक्वाकार होला, शंकुआकार, और दूसरा बेलनाकार यानी छड़ के आकार का। शंकुआकार तंतु रंगों का आभास कराता है, शंक्वाकार तंतु, अब बेलनाकार क्या करता है? जो शंक्वाकार है ना वह क्या करता है कि ये रंगों का आभास कराता है, जबकि बेलनाकार जो है ना प्रकाश की तीव्रता को बताता है। कोई दिक्कत है? क्या चीज बताता है? प्रकाश की। जबकि बेलनाकार यानी छड़ जो होती है ना, छड़ वाली तंतु तीव्रता बताती है, अर्थात यह बताती है कि प्रकाश है या नहीं है। ठीक है। आँख में लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती हैं जो आंसू बनाने का कार्य करती हैं। आँख में लेक्राइमल ग्लैंड पाई जाती हैं जो आंसू बनाने का कार्य करती है। चलिए दोस्त, तो बेलनाकार छड़ जो है वह क्या बताता है? प्रकाश की तीव्रता यानी प्रकाश है या नहीं इसका जानकारी देता है। आँख में लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है जो आंसू का कार्य करती है, यानी आंसू जो बहता है ना वो लेक्राइमल ग्रंथि से ही स्रावित होता है। आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो कीटाणुओं को मार देता है। कीटाणुओं को यानी अगर आप रो रही हैं ना, ठीक है, रो लेती हैं तो आपका आँख के सारा कीटाणु मर जाता है। ठीक है, यानी उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और जो आपकी आँख का क्या करता है? सारे कीटाणु को मार देता है। ठीक है। दृष्टि का हमारे आँखों पर मात्र 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी कोई चीज़ हम देखें ना उसका 1/10 सेकेंड तक ही हमारे प्रतिबिंब रहता है। कहाँ पर? आँख पर, जिसे दृष्टि निर्बध कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? दृष्टि निर्बध कहते हैं। कुछ जानवरों में आँखों में टिपिडम लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है। ठीक है, टिपिडम लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है जिस कारण उनकी आंखें रात में चमकती है। ठीक है, इस द्रव में जिंक पाया जाता है। जो आँखें चमकला ना तो जो टिपिडम लूसिडम द्रव होता है उसमें जिंक पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। आइए, रेडोप्सिन नामक प्रोटीन रतौंधी के इलाज में प्रयोग होता है। रतिया में रतौंधी वाला आदमिया जाए के हे गली में ढुक जियन, हो गली में जाए के बा हो घर में ढुक जियन, हे घर में। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है कि रतौंधी जिसको हुआ रहेगा ना उसको रात को किरिन डूबते ना पता चले कि कहने जाए के बा। समझ में आ गई? हाँ, दीवार में लड़ जाएगा चाहे दूसर दुआर में ढुक जाएगा, कोई दिक्कत है? तो रोडोप्सिन नामक प्रोटीन जो है रतौंधी के इलाज में काम आता है। डाल्टोनिज्म या प्रोटोनिया नामक बीमारी में लाल रंग के पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि डाल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया नामक बीमारी होता है ना, उसमें लाल रंग की पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। रक्त वर्णनता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी लाल तथा हरा रंग की पहचान करने की क्षमता खो देती है। लाल हरा नहीं पहचान पाइएगा। कलर ब्लाइंडनेस, आइए, तो कहाँ पर थे हम लोग? कलर ब्लाइंडनेस यानी कलर ब्लाइंडनेस की जांच के लिए इसी चार्ट यानी इसी चार्ट का प्रयोग किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस के जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? इसी चार्ट का। कलर ब्लाइंडनेस कैसा बीमारी है? तो यह आनुवांशिक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। आइए, 1857 में एडोल्फ इगनफिक नामक विद्वान ने कॉन्टेक्ट लेंस की खोज किया था। कॉन्टेक्ट माने क्या होता है? जो संपर्क लेंस होता है ना उसका खोज एडोल्फ इगनफिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह लेंस के आँखों में बाहर से फिट कर दिया जाता है जिस कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं है। यानी लेंस जो है, यह जो लेंस है यह एक प्रकार के कॉन्टेक्ट लेंस ऐसा लेंस होता है जो आँख में बाहर से फिट कर दिया जाता है जिससे चश्मा पहनने की जरूरत है। तो इसीलिए आँख में आदमी लेंस लगवाता है। क्या लगवाता है? लेंस लग जाने के बाद चश्मा की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्त, कान क्या चीज़? कान, इसको ईयर कहते हैं इंग्लिश में, EAR। ईयर माने
कान, कोई दिक्कत है? ये तो बच्चा वाला चीज़ है, हंसिए नहीं। ठीक है, ईयर माने एगो वर्ष भी होता है। आइए, तो कान का मुख्य कार्य क्या है? तो सब आप लोग कहिएगा कि कान के मुख्य कार्य के नहीं जाना, तो एगो तो लंगड़ों से पूछा लिया, अनों से पूछा लिया, कही कि कान के मुख्य कार्य क्या है? सुनना। ये गलत है। कान का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का संतुलन करना, यानी शरीर का संतुलन बनाना कान का मुख्य कार्य है। यानी इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाना है, जबकि द्वितीय कार्य सुनना है। द्वितीय कार्य सुनना है। अगर कहे कि मुख्य कार्य क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है, तो शरीर का संतुलन बनाना, और द्वितीय कार्य क्या है, तो सुनना। कार्य का जो पिल्ली होता है ना इसमें, ठीक है, हड्डी, यानी कान अगर काट लेने पर आपका क्या होता है, अगर इसको आइड्रम इसको काट लेते हैं ना, इसको ऊपर के पिल्ली को, ये भाग को, तो कोई यह क्या है, अवशेषी अंग है। क्या है? कानमा कटल आदमी कनकट्टा आदमी कहता है ना, तो कानमा कटल को आदमी कनकट्टों के भी उतने सुनाएगा जितना आपको सुना रहा है। कोई दिक्कत है? तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यह अवशेषी अंग में आता है। क्या आता है? अवशेषी अंग में आता है। ठीक है, ठीक है। अगर इसको आप कटवा के निकलवा भी देती हैं तो कोई ज़्यादा इफेक्ट, कनकट्टी कहिएगा, कनकट्टा कहेगा, और कोई इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं जाएगा, खाली कहाएगा। आइए, यह उपस्थि का बना होता है। यह किससे बना होता है बाबू? कान का बाहरी भाग कर्ण पल्लव कहलाता है। जो काले कान के बाहरी यह भागा है ना, भाग, यह कर्ण पल्ला कहलाएगा। इसी को काट कर आप फेंक दीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह उपस्थि का बना होता है। यह एक अवशेषी अंग है। आ गया ना? यह कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। तो कर्ण का पल्ला कैसा है? अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। नाखून अवशेषी अंग है। बाल अवशेषी अंग है। कोई दिक्कत? बालवा अगर काट के फेंकियो दीजिएगा तो कोई शरीर में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई डाउट? आइए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि नाक का क्या काम है। तो नाक सूंघने तथा श्वसन में सहायक होता है। नाक में ओफेक्टरी लोब नर्व पाई जाती है, जो गंध को मस्तिष्क के कार्पोरा तक पहुंचाने का काम करती हैं। यानी क्या होता है कि ओफेक्टरी लोब पाया जाता है, जो गंध को मस्तिष्क के कार्पोरा तक पहुंचाने का कार्य करता है। किस में? नाक में। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि सर्दिया में गंध का पता नहीं चलता है। काहे कि ओफैक्ट्री जो लोबवा होता है ना, यह ढक जाता है किससे? नेटा से। किससे? नेटा से। नेटा चिपचिपा नहीं बैठ जाता है दोस्त नकिया में, तो उसी को नेटा कहते हैं। ठीक है, उसी को नेटा कहते हैं। तो इसी पर ओफैक्ट्री लोब पर बैठ जाता है, जिससे आदमी को कोई सूंघेगा ना तो सर्दी में कहेगा कि हमारा पते नहीं चलत कि कैसन महकता, कैसन महकता होता है ना, ऐसा है। तो यही होता है, ओफैक्ट्री लोबवा जो है ना, उस पर क्या होता है कि नेटवा के चिपक जाता है, जिसे सूंघने पर हमें सुगंध की पहचान नहीं होती है कि का के है। त्वचा, क्या चीज़? त्वचा। और स्किन, देखिए त्वचा का शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर पूछेगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। क्या है? त्वचा। और डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। अच्छा सर, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा में दो परत होती है। एक तो बाहरी परत, यानी इसको कहते हैं इपिडर्मिस, अधिचर्म कहते हैं, जबकि त्वचा के आंतरिक भाग को डर्मिस कहते हैं, यानी चर्म कहते हैं। यानी त्वचा के बाहरी भाग को डर्मिस कहते हैं, इपिडर्मिस कहते हैं, यानी अधिचर्म, अंदर के भाग को डर्मिस कहते हैं, यानी चर्म कहते हैं। ठीक है, चमड़ा उद्योग में चमड़े का आंतरिक भाग डर्मिस का प्रयोग होता है। यानी चमड़ा उद्योग में चमड़ा के आंतरिक भाग का प्रयोग होता है, यानी डर्मिस का प्रयोग होता है। इससे जूता, बेल्ट, पर्स इत्यादि बनाया जाता है। देखिए, तैलीय पदार्थ ग्रंथि। तैलीय पदार्थ ग्रंथि, यह ग्रंथि तैलीय पदार्थ सीबम का निर्माण करती हैं। यह ग्रंथि यानी तैलीय पदार्थ जो ग्रंथि होता है ना, यह ग्रंथि तैलीय पदार्थ सीबम का निर्माण करती है, जो त्वचा को चिकना बनाता है। और यही सीबम कम स्रावित होगा तो आपका त्वचा रूखा हो जाएगा। तो कहिएगा कि सब देही उज्जर हो गई नहिला के बाद, क्या हो गई? तो उस सीबम आप में क्या है? कम स्रावित हो रहा है। तो कहते हैं कि तेल लाओ रे माई, दी है तन तेल घास ले ही। खुद ही कहते, तो तेल आदमी घासता है। बात समझ में आया ना? अच्छा सर, सीबम ही सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। यानी विटामिन डी खींचता है कौन? सीबम ही। इसीलिए देखिएगा धूपा में रहने पर त्वचा चिपचिपा छोड़ देता है। ठीक है। अच्छा सर, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि कौन सा?
श्वेत ग्रंथि। श्वेत का अर्थ होता है पसीना। श्वेत श्वेत ग्रंथि, श्वेत श्वेत लिखा है, गलती से प्रिंट हो गया है, दिल गलती इसका कर बैठा है, ठीक है। श्वेत लिख दिया, श्वेत होना चाहिए। श्वेत ग्रंथि का क्या काम है? तो श्वेत का अर्थ होता है पसीना। यह ग्रंथि पसीना का उत्सर्जन करता है। तो पूछेगा कि पसीना का उत्सर्जन कौन ग्रंथि करता है? तो श्वेत ग्रंथि। अच्छा सर, बाल, नाखून, सींग जानवरों के खुर कैरेटिन नामक प्रोटीन से बनता है। किससे बना होता है? कैरोटीन, कैरेटिना, कैरेटिन प्रोटीन से बना होता है। त्वचा में मेलानिन पाया जाता है जो त्वचा तथा बालों के काला कर देता है। यानी मेलानिन अगर ज़्यादा मात्रा में स्रावित होगा तो वो आदमी क्या होगा? वो आदमी काला होगा। वो आदमी कैसा होगा? काला होगा। और जवना आदमी में मेलानिन कम स्रावित होगा वो आदमी गोरा होगा। क्या होगा? गोरा। कोई नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। जो नगरीकरण वक्र है ना बाबू, उसमें त्वरित अवस्था किसको कहा जाता है? तो द्वितीय अवस्था को। किसको? नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है द्वितीय अवस्था को। विश्व जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जनसांख्यिकी। यानी जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं, या जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। खुद ही कहते हैं। तो विश्व जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जनसांख्यिकी। यानी कहने का मतलब है कि डेमोग्राफी। प्रतिस्पर्धा, व्यक्तित्व, संबंध, मानवीय मूल्य का में से शहरी जीवन की विशेषता नहीं है तो अनौपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध जो है ना, शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। यानी भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए डिपेंडेंसी जो रेशियो है, यानी निर्भरता जो अनुपात है, वह क्या हो रहा है? घट रहा है। अच्छा सर, बैंक द्वारा जुलाई 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार, बस ये तो छोड़ दो, सुनिए। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है 575 मिलियन तक। 575 मिलियन तक। यानी वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है तो कितना? 575 मिलियन तक। कितना तक? 575 मिलियन तक। लोक नगरीय सतत के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए हैं मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको में। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। विश्व की 50% जनसंख्या संकेंद्रित है तो 20 डिग्री न्यूटन 20 डिग्री नॉर्थ में, 20 डिग्री नॉर्थ के बीच तथा 40 डिग्री नॉर्थ के बीच विश्व की 50% जनसंख्या केंद्रित है। ठीक है। यानी 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच क्या है कि विश्व की 50% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। विश्व जनसंख्या, देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब यह सर 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की जनसंख्या 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गया था। तब से ही प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, उसी दिन की याद में। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। यानी कहने का मतलब है बाबू कि नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या से नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है। अब विश्व में लिंग अनुपात घटने का डर है लिंग निर्धारण के परीक्षण के बढ़ने से। यानी जो
बच्चा के लिंग निर्धारण हो रहा है ना हॉस्पिटल में, उसके परीक्षण बढ़ने से विश्व में लिंग अनुपात यानी जो सेक्सुअल रेशियो है वह क्या हो रहा है, घट रहा है नहीं। अच्छा सर, और क्या, तो सुनिएगा कि जनगणना 2011 के हो गया। आइए, अभी हम लोग कहाँ थे, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है 2050, यानी 2050 तक बाबू पूरे विश्व की 70% आबादी जो है ना वह नगरों में सिमट जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे विश्व के 70% आबादी शहर धले ही 2050 तक। बाक शहर पकड़ लेगी। शहर पकड़ने का मतलब है कि ग्रामीण से आदमी जाके शहर में बसे लगी हन। अब बुझा गया बात को। आ यही चीज दौर बढ़ रहा है, जेकर नौकरी शहर में जमीन लेके घर बना के हो जे माई बाबू के रख के बीजे चा भाव, यही टेंडेंसी चल रहा है नहीं, चल रहा है कि नहीं। अच्छा सर, विश्व का सर्वाधिक नागरिकीकृत देश कहाँ है, कौन है बाबू, तो सिंगापुर। कौन है, सिंगापुर। चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो जो है बेसिकली बिहार पुलिस और दरोगा के लिए और बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत बहुत लाभदायक यह क्यूज होने वाला है। यह क्यूज होता है या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी एसएससी का पेपर कंडक्ट होता है उसमें भी यह लाभदायक होता है। यह घटना चक्र का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो सारा के सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।